आपको शक है चुनाव आयोग पर? 100% शक है। इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया है। धनखड़ साहब को था ये आवाज के वो इस्तीफा देंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी में गया वापस। वो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अनुशासनहीनता का आरोप लगा। मैंने तो बात बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की थी, उन्होंने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। कांग्रेस में वापस आने के लिए सबसे पहले आपने किसे कॉल किया? मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में हमेशा कहा उन जैसा कोई है नहीं। राजा जो होता है, राजा का दिल भी इतना बड़ा होता है। राहुल गांधी को आप राजा उनका मानते दिल हैं? बहुत बड़ा है। अखिलेश यादव से दिक्कत क्या था? नहीं, अखिलेश जी के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। फिर बात कहाँ बिगड़ी आपकी सभा में? नहीं, मेरी बात नहीं बिगड़ी, बस अब उस बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं अपने घर में आ गया। इमरान मसूद को कैसी लग रही है ये जो अभी राजनीति हो रही है सपा और कांग्रेस के बीच में? अच्छी लग रही है। बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी की राजनीति में बीते कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है, आप मानते हैं बात? कई लोग कहते हैं। राहुल जी ने जो बात कही अभी एक बात बताइए गलत साबित हुई है। जिस दिन प्रधानमंत्री होंगे वो देश के गरीबों के लिए ईद और दिवाली होगी। राहुल गांधी के दिल में किसी बड़े आदमी का दर्द नहीं है। राहुल गांधी के दिल में उस आदमी का दर्द है जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। हम अगर कांवड़ियों की सेवा भी करना चाहें तो हमारे से सेवा भी नहीं ली जानेगी। हमारे हिस्से में तो सिर्फ नफरत आ रही है। मौजूदा सरकार से उम्मीद है इमरान मसूद को कि कुछ मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी होगी? माफी के साथ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है जो ज्यादातर चल नहीं पा रहा है। हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दिल्ली में बरसात हो रही है, लेकिन इस बरसात के बीच सबकी नजर पार्लियामेंट पर है, क्योंकि पार्लियामेंट में विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच लगातार टकराव की स्थिति है। कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिन पर वो सरकार से जवाब चाहता है। लगातार लोकसभा और राज्यसभा में आप देखिए तो हंगामा होता है और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है। देश में सियासी तौर पर भी कई मुद्दे इस वक्त उबाल पर हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। बहुत स्वागत है इमरान जी आपका। शुक्रिया। इमरान जी, मॉनसून सत्र शुरू हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई स्थगित हो रही है। लगातार संसद का जो मॉनसून सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट चल नहीं पा रहा? विपक्ष पर आरोप सरकार की तरफ से लगाया जाता है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा करता है ताकि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है, संसद की कार्रवाई, वो स्थगित हो जाए, संसद चल ही ना पाए। विपक्ष के पास एक ही तो जगह है जिसको वो चाहता है कि चले और जहां उसको जवाब मिल जाते हैं। हमारी मांग क्या, हमने ये कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हम स्पेशल सत्र बुलाइए, आपने नहीं बुलाया। हमने कहा आप यहाँ इसमें बोलिए, आप इसमें बोलने को आपने अब टाइम तय कर दिया, अभी दिन तय नहीं किया। आप दिन तय कर कर हमें बता दीजिए। हमने कहा एसआईआर का मुद्दा है। अगर लोकतंत्र के लिए कोई चीज़ खतरनाक है जिसको हम समझ रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, उसको ऊपर हम चर्चा चाहते हैं, आप उससे भागना क्यों जाते हैं? एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर कर रहा है। बाबा साहेब ने राजा और रंग को एक पलड़े में तोलने का काम किया, सबको एक समान अधिकार देने का काम किया और मताधिकार के माध्यम से ये तय किया कि देश को चलाने वाला कौन बनेगा। उस मताधिकार के उस अधिकार को जो बाबा साहब ने दिया था उससे वंचित करने की साजिश आप कर रहे हो। आप कहते हो मैं आधार कार्ड नहीं, एसआईआर के ऊपर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। आप कहते हो कि हम एसआईआर के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आप कहते हो नियमों में चर्चा, हमने तो नियमों में देकर देख लिया, आप तैयार ही नहीं है। तो चर्चा से आप भाग रहे हो, आप बात नहीं करना चाहते और विपक्ष के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपने एसआईआर की बात की, जो बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि चुनाव चोरी का प्रयास चल रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी कहते हैं कि वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब बिहार उनके निशाने पर है। बिहार में चुनाव चोरी की कोशिश हो रही है एसआईआर के जरिए, और लगातार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में मकर द्वार के बाहर विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है एसआईआर को लेकर, जिसमें चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 23 जुलाई तक जो उनके सामने तथ्य आए हैं उसमें
98.01% मतदाताओं को कवर कर लिया गया है। 20 लाख मृतक मतदाताओं की सूचना दी गई है। 28 लाख स्थायी रूप से पलायन करने वाले मतदाताओं की सूचना दी गई है। 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं। 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है और 15 लाख मतदाता फॉर्म वापस नहीं कर पाए हैं। लेकिन 7.17 करोड़ मतदाता फॉर्म प्राप्त हुए हैं, डिजिटल किए गए हैं। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 90% से ज्यादा हमने जो फॉर्म है वो प्राप्त कर लिए, उनको डिजिटल कर दिया है। 8 करोड़ के करीब बिहार में वो कुल इतना वोटर है। इतना जितना ये बोल रहे हैं, ये कमरे में बैठ करके सारी चीजों को कर रहे हैं। यही चोरी उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर की। महाराष्ट्र के अंदर जो चोरी पकड़ ली गई, उसके सारे रिकॉर्ड्स आपने खत्म कर दिए। अभी आप ये सब जो काम आप बता रहे हैं कि हमने कर लिया है, ये पूरी तरीके से दलितों के, गरीबों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के और मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। और इनके वोट काट करके आप अपने वोटों को जोड़ करके और आंकड़ों के खेल के अंदर जो उलझ रहे हैं। आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मानना चाहते? कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे आप? आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? हर जगह तो आधार कार्ड की जरूरत है, हर जगह आधार चलेगा, इलेक्शन कमीशन में आधार नहीं चलेगा। कभी आपने घुसपैठिए बताना शुरू कर दिया था। आपने कितने घुसपैठिए चिन्हित के? कौन इसमें कितने घुसपैठिए हैं जो आप शोर मचा रहे थे घुसपैठियों के वोट बन गए? आप बताइए कितने घुसपैठिए हैं इसके अंदर? आपने घुसपैठिए तो नहीं बताए ना। आपने तो बीजेपी के एजेंडे के ऊपर आप स्टेटमेंट दे देते हैं। आपने घुसपैठिया शोर मचा करके नफरत फैलाने की कोशिश की। अब बताइए कितने घुसपैठिए? और घुसपैठिए आए तो कौन सरकार के अंदर बैठा हुआ है? घुसपैठियों की जिम्मेदारी किसकी है? सीमाएं किसके हाथ में है? घुसपैठियों की जिम्मेदारी भी तो नहीं की है। ये जो खेल चल रहा है ये बहुत खराब है और लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर बचेगा क्या? तो यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही जो विपक्ष है वो अपनी हार मान रहा है, ऐसे एसआईआर का मुद्दा उठाकर। नहीं तो आप दिखाई दे रहा है ना कि आप हमारे वोट काट दोगे तो वोट नहीं डलेंगे तो हार जीतने का तो आपने रास्ता कर लिया। आप ईवीएम को हटाना नहीं चाहते। आप क्यों नहीं हटाना चाहते ईवीएम को? जब ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप क्यों नहीं हटाना चाहते ईवीएम को? किसी भी विकसित देश के अंदर ईवीएम है क्या? जिन देशों ने इसे बनाया वो देश अपने यहाँ चलाते नहीं, हम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? हम जो इसको लेकर आए थे वो तो चला नहीं रहे हैं, हम चला रहे हैं क्योंकि हमें इनको सूट कर रहा है, सत्ता पक्ष को सूट कर रहा है तो चला रहे हैं। लेकिन अब बात ईवीएम से आगे बढ़ गई ना, बात वोटर लिस्ट पर आ गई है। अब मैं कह रहा हूं ना, ईवीएम है, वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और इस परिस्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के अपने निर्देशन में इसको संपन्न कराना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर बचेगा तो सब बचेगा। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और ये संविधान के दिए हुए अधिकारों पर कुठाराघात है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव भी यही शोर मचा रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग जो आंकड़ा दे रहा है उसमें तो वो 7 करोड़ से ज्यादा इन आंकड़ों के खेल को हम मतदाताओं जानते हैं के ना। फॉर्म प्राप्त कर लिए गए, ये बात कर रही मैं कह रहा हूं ना, इन आंकड़ों के खेल को हम जानते हैं। ये बस्ती है दलितों की, इस दलितों की बस्ती के अंदर से मान लिए 500 वोट काट दिए, हाँ, और दूसरी बस्ती में 500 वोट बढ़ा दिए। दलित का तो 500 वोट कट गया, दूसरा 500 वोट आपने बढ़ा दिया, तो आपका आंकड़ों का बैलेंस रहेगा, आपका आंकड़ों का तो पूरा बैलेंस रहेगा, लेकिन उनका कितना नुकसान हो गया? ये जो खेल वो खेल रहे हैं ये हम सब जानते हैं। हम समझ रहे हैं कि बारीकी कहां पर है। अगर इस बारीकी को ना समझते तो हम ये इतना शोर क्यों मचाते? आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और लगातार पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा लेकर विपक्षी सांसद जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब ये चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा दिया गया है, आपको लगता है कि चुनाव आयोग को ये आंकड़ा जो देना पड़ा है ये विपक्ष के दबाव की वजह से? आंकड़ा क्या दिया? हम उस आंकड़े से सहमत नहीं है ना आपके। हम आपके उसके आंकड़े से सहमत नहीं है। हम आपकी बारीकी जानते हैं। आप जो आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहे हो हम जानते हैं। आपको शक है चुनाव आयोग पर? 100% शक है। शक नहीं है, यकीन है। चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता नहीं है। अगर चुनाव आयोग पर शक है, चुनाव आयोग आप कह रहे हैं कि बायस्ड है, तो ऐसे में फिर जब चुनाव में आप उतरेंगे तो फिर कैसे बार होगा? बार बोल तो रहे हैं, इसीलिए तो ये जो आज का जमाना है वो दौर तो है नहीं। आज तो एक एक चीज दिखाई देती है।
तो अब हम भी अपने तरीके से पूरी हर बूथ के ऊपर हर जगह निगरानी करके फोटोग्राफी करा के अपने पास रखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के अंदर तमाम चीज़ों को संपन्न कराए। अब मांग क्या है आप लोगों की? सबसे पहले तो एसआईआर के ऊपर चर्चा हो। एसआईआर का कोई मतलब नहीं है। आप इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, इतने डॉक्यूमेंट्स गरीब आदमी नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा है विपक्ष का वो ऑपरेशन सिंदूर है। अब ये जानकारी है कि अगले हफ्ते संसद में इस ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लगातार विपक्ष की ये मांग थी। राहुल गांधी भी आज हम सुन रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार एक ही बात कह रहे हैं। 25वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने 25वीं बार कहा है कि सीज़फायर उन्होंने जी, करवाया। हाँ 25वीं बार, लेकिन हमारे देश से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से इतना डर क्यों लगता है हमको? अमेरिका के भरोसे क्या हम जिंदा हैं? छोटे से छोटा कंट्री सामने ताल ठोक करके खड़ा हो जाता है और हम बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका हमें धमकियां देता है कि व्यापार नहीं देगा, तो क्या व्यापार नहीं देगा हम भूखे मर जाएंगे? क्या भूखे मर जाएंगे? ईरान को बहुत उसने सख्तियां दी, ईरान ने अपने आप को दिखाया ना मजबूत कर करके। हम क्यों इतना घुटनों पर आ रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने झुक जाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री से मिले बिना वो फ्लाइट करके कनाडा से निकल जाते हैं कि आसिम मुनीर को उनको लंच कराना है। कहाँ है हमारी डिप्लोमेसी? कहाँ है हमारी विदेश नीति? मजाक बन के रह गया है हमारा। पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन रहे हैं। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु दिखना चाहिए। बोलने से थोड़ी विश्व गुरु हो रहा है। पूरा झगड़ा हो रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारा खुलकर के लड़ाई हो रही है। हमारे साथ कितने मुल्क आए? हमारे साथ एक भी कंट्री नहीं खड़ा हुआ। और हमें जिनके साथ खड़ा होना चाहिए हम उनके साथ खड़े नहीं होते, तो वो भी नहीं आए। हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो गए। हमारे साथ है कौन? प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राएं हैं, क्या मायने उन विदेश यात्राओं के? कोई आदमी हमारे साथ नहीं चल रहा है। कहाँ हमारी विदेश नीति चली गई? जो दावा किया जाता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, आपको लगता है कि विदेश नीति के तौर पर, जो कूटनीति के तौर पर हम आगे बढ़े हैं इस मौजूदा सरकार में, या आगे बढ़े हैं? मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आगे बढ़े हैं हम जमीन में उतर गए हैं। बताइए मुझे एक कंट्री बताइए किसी ने खुल के कहा होगा कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूं। एक कंट्री बताइए किसी ने कहा हो। आप आतंकवाद के ऊपर बात करते हैं कि हमने आतंकवाद के लिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया, और यूनाइटेड नेशन के अंदर आतंकवाद निरोधी कमेटी जो उप समिति है उसका प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बना दिया, जो आतंकवाद का पोषक है। हम कहां हैं? हम कहां हैं? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादियों की सूची के अंदर डाला जा रहा था। हम हैं कहां? हमें जिनके साथ खड़ा होना चाहिए हम उनके साथ खड़े नहीं होते। हमें तटस्थ भूमिका के अंदर दिखाई देना चाहिए, हम वहां नहीं रह पाते। हमारी विदेश नीति का तो मजाक बनकर रह गया। और पहलगाम आतंकी हमले पर तो, क्योंकि ये माना है जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कि सिक्योरिटी लैप्स तो है। था ही सिक्योरिटी लैप्स, उनके माना गया था ही सिक्योरिटी लैप्स। भाई आसमान से आए थे और आसमान पे वापस चले गए, कहाँ हैं वो आतंकवादी? आपने सिंदूर का शोर मचाया है, कितना क्या हासिल किया हमने ऑपरेशन सिंदूर से? हमने क्या हासिल किया वो बताइए ना देश को। क्या हमने पहलगाम के कातिल मार दिए? पहले आपने स्केच जारी किया, फिर आपने कह दिया गलत है। जिन बहनों की मांग उजड़ी है, आप तो अपनी नसों में बताते गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। कहां है वो गर्मी? कहां है उन आतंकवादियों के सर? उन आतंकवादियों को क्यों हमने मुंह तोड़? जब हमारी सेना घुस करके अंदर पाकिस्तान पर कब्जा करने की तैयारी में थी, आपने अमेरिका के दबाव में बटन दबा दिया, आपका अपने अमेरिका के दबाव में सरेंडर करा दिया। आपको लगता है अमेरिका के दबाव में हुआ? और क्या, अमेरिका 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 5 बजे आप सीज फायर करते हो, और क्या है? आप बताइए ना। अगर मेरे प्रधानमंत्री वो घोषणा करते कि हाँ हम सीज फायर कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस करता है, उसके बाद पाकिस्तान कहता है, उसके बाद हम कहते हैं। और सीज फायर में हमने हासिल क्या किया? हमने लड़ाई की थी तो हासिल क्या किया? भाई दो लोगों का झगड़ा है तो किसी बात पे तो सीज फायर होगा। क्या पाकिस्तान से ट्रीटी हो गई कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान से ट्रीटी हो गई कि पहलगाम के आतंकियों को हमें सौंपने का काम करेगा? क्या मसूद अजहर को हमें देने का काम करेगा?
जो हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर, उनको हमें देने का काम करेगा? कुछ नहीं। बस हम अपनी मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं कि हमने बहुत हासिल कर लिया सारी दुनिया में। आपने ये पहली बार देख रहे हैं कि आप पूरी दुनिया के अंदर बताने जा रहे हो कि हम बहुत बहादुर हैं। ये बहादुरी होती है? आप क्यों बताने भेज रहे हो कि आपने पूरा डेलीगेशन पूरे विश्व में भेज दिया? क्या मैसेज दिया आपने? क्या मैसेज दिया आपने? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मॉनसून सत्र हमारे क्या लिए मैसेज दिया विजय आपने? उत्सव है। विजय उत्सव किस चीज का विजय? बताइए ना। पाकिस्तान के कौन से हिस्से पर हमने कब्जा किया? पाकिस्तान के कौन से आतंकवादी नेटवर्क को हमने ध्वस्त कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुझे हमने बताइए ना। पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स जो चल रहे थे उनको ध्वस्त किया। आपने टेरर कैंप उनसे हासिल, हमारे पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? हमारे पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? जिन्होंने पहलगाम किया वो कहाँ हैं? उनके सर चाहिए। वो कहाँ हैं? पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने का काम कर दिया क्या? सेना का मनोबल आपने तोड़ दिया। सेना उस वक्त कब्जा करने चली गई थी, किस उसके साथ कब्जा करने चली गई थी, हमारा मनोबल टूट गया। आपको उम्मीद है कि अब जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष के सवालों का जवाब मिलेगा विपक्ष को? देखिए, अब ये तो समय ही बताएगा। अभी इस बारे में पहले से क्या बता सकते हैं। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे मॉनसून सत्र के पहले दिन कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं ये दिया। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हाउस में जब भी अब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने के लिए खड़ा होता था तो या नेता सदन बोलता था तो लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ जाता था। उसके अलावा कोई मंत्री भी बोलता होता था, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हुआ है तो मंत्री भी बैठ जाते थे। लेकिन ये पहली बार है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को माइक ही नहीं दिया जाता। वो माइक मांगते रहते, माइक नहीं देते। क्या वजह है? तानाशाही। पार्लियामेंट में तानाशाही है और क्या। आप बोलने नहीं देते, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने नहीं देते। आपको लगता है कि जिस तरीके से बार बार ये बात आती है सामने, जब भी हम पार्लियामेंट के सेशंस देखते हैं, राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं अक्सर कि उन्हें बोलने नहीं दिया आप जाता, अंदर उनका बैठकर माइक बंद कर आप देते अंदर हैं। बैठकर देखिए ना। आप अंदर बैठकर जाइए, देखिए। माइक उनका नहीं ऑन होता है। वो चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होता। लीडर अपोजिशन को आप ऐसा ट्रीट करेंगे, सारी संसदीय परंपराओं को आपने धज्जियां उड़ा दी। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर अब सुर्खियों में हैं। और जिस तरीके से 21 जुलाई को जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था उन्होंने इस्तीफा दिया। मॉनसून सत्र का पहला दिन था, तमाम सांसद पार्लियामेंट में थे, लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं था कि ऐसा होने वाला है। क्या वजह है? धनखड़ साहब को था। धनखड़ साहब को था ये आवाज के वो इस्तीफा देंगे। बाकी की बात छोड़ दीजिए। धनखड़ साहब ने सारी मीटिंग शेड्यूल की हुई थी, सारी मीटिंग्स के अंदर उनको जाना था। वो तो तैयार बैठे थे, लेकिन इस्तीफा आ गया। तो ये कहाँ हम खड़े हुए हैं? क्या लगता है आपको, क्या वजह है? वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की वजह से दिया। स्वास्थ्य तो नहीं हो सकती वजह। स्वास्थ्य वजह नहीं हो सकती है। ये तो पक्की बात है कि स्वास्थ्य वजह नहीं है। अगर स्वास्थ्य वजह होती तो उसकी तैयारी होती, और उपराष्ट्रपति रहते हुए ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, उनके ज्यादा केयर होती। तो स्वास्थ्य तो वजह नहीं हो सकती है। तो आप तो पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड करते हैं लगातार, आपकी दूसरे एमपी से भी बात होती है, क्या चर्चा चल रही है? बहुत चर्चा है। देखिए, नहीं, उन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। देखिए, बेसलेस बात कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उनका दिखाई दे रहा है वो नहीं है, ये तो पक्की बात है। अब क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर रहा है, तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा जल्द ही। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को लीड भी करती है एक तरीके से, आप लोगों की क्या तैयारी है? नहीं, उस बारे में तो पार्टी तय करेगी। हमें अभी गठबंधन को क्या करना है या पार्टी को क्या करना है, इस बारे में मेरी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के एमपी हैं शशि थरूर, उनका नाम बड़ा चल रहा है दूसरी तरफ से। पता नहीं मुझे, मैं इस बारे में नहीं। शशि थरूर को लेकर आखिर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कांग्रेस के कई लीडर्स को हमने देखा, जब शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में विदेश में थे तब भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी, विवाद हुआ। क्या मनमुटाव है शशि थरूर से? मुझे जानकारी नहीं है। मैं मतलब मैं उस हिस्से में नहीं हूँ, क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स में क्या है क्या नहीं मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी। आपकी बात होती है शशि थरूर से? हाँ, दुआ सलाम होती है, साथ साथ ही तो बैठते हैं, दुआ सलाम होती है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इमरान जी, आपको लेकर भी कई तरह की बात होती है कि इमरान मसूद काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे, पहले राहुल गांधी की टीम में थे,
आपने 2001 में आपने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद फिर आपने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिर आप 2012 में कांग्रेस में आए। फिर कांग्रेस से आप चले गए समाजवादी पार्टी में, फिर बीएसपी में, फिर वापस अब कांग्रेस में आ गए हैं। ये जो जर्नी आपकी रही है ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये किस तरीके से आपने सफ़र शुरू किया और अब क्या वाक़ई राहुल गांधी के नज़दीकी लोगों देखिए, में आप हैं? मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, मेरा परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है। मेरे चाचा लगभग 40 साल एमपी रहे, मेरे फादर चेयरमैन रहे, दादा मेरे एमएलए रहे, चेयरमैन रहे। तो मुझे राजनीति जो है विरासत में मिली। 2001 में मैंने पहला चुनाव लड़ा नगर पालिका का। चुनाव नहीं जीता, लेकिन 2005 में 6 में मैं नगर पालिका का 55 साल बाद सहारनपुर नगर पालिका में मैं चुनाव जीता। फिर मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, मैं इंडिपेंडेंट भी जीत गया। क्योंकि मेरी राजनीतिक परवरिश जो है वो चौधरी चरण सिंह जी के उसमें शुरू हुई थी। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे, फिर मुलायम सिंह जी के साथ रहे। 2012 में मुलायम सिंह जी को छोड़ करके हम लोग कांग्रेस में चले गए थे। 2010 में नहीं, 2011 में, 12 का इलेक्शन था ना, 11 में। 2012 में मैंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा। 1200 वोट से मैं इलेक्शन हारा था, सिर्फ 1200 वोट से। फिर उसके बाद बसपा से? नहीं, सपा से, बसपा से कोई इलेक्शन नहीं लड़ा मैंने। नहीं, हारे थे। हाँ, मैं भाजपा से हारा था। हाँ नहीं, बसपा से, बसपा से बसपा से, हारे। बसपा से, बसपा से 1200 वोट से। मैं 43,000 वोट लेकर एमएलए बना था और 86,000 वोट लेकर हार गया था। फिर 2014 में मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस से। मैं इलेक्शन सब कांग्रेस से ही लड़ा हूँ। फिर मैं कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा 2014 का पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुझे बहुत वोट मिला, 4,09,000 के करीब वोट मिला। फिर 2017 का इलेक्शन लड़ा, फिर मुझे 91,000 वोट मिले, 91,000 वोट मिले। फिर मैं 1400-1500 वोट से चुनाव हार गया, क्योंकि मेरे खिलाफ एक मोर्चाबंदी पूरी होती थी। इसी बीच में मैंने 2022 में समाजवादी पार्टी में गया वापस। वो शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और एक लोगों का दबाव था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि साहब आप नुकसान कर दोगे, आप नुकसान कर दोगे। तो लोगों के दबाव में पहली बार मैं आया और मैं लोगों के दबाव में पार्टी में गया। बहरहाल वहाँ जाके जो हुआ वो अलग चीज़ है। मैंने 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस से ही लड़ रहा हूँ। आप इसके अंदर ये चीज़ आप देखिए, मैं कांग्रेस से ही लड़ रहा हूँ। तो फिर वहाँ से निकल कर आकर के कुछ दिन के लिए मैं बीएसपी में आया। मुझे वो मूवमेंट उनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का जो काशीराम जी ने तैयारी की थी, उस तैयारी के साथ था। तो मैंने उस मूवमेंट को पसंद किया। मुझे बहन जी ने एकदम बहुत ताकत दी, मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे नहीं समझ में आया, मैंने तो बात बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की थी, उन्होंने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। अनुशासनहीनता का आरोप लगा। पार्टी अनुशासनहीनता तो विरोधी। नहीं, पार्टी विरोधी मुझे नहीं पता। मैंने तो कहा था कि बहन जी, हम तो प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे थे उनको, कि हम इस तरह का चुनाव लड़ें कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस कर लें। 40-45 सीटें हमारी ऐसी हैं जिसके ऊपर हम बहुत अच्छे फाइट कर सकते हैं। इतनी सीट हम लड़ लें, बाकी कांग्रेस के लिए छोड़ दें, और उत्तर प्रदेश में हम अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। कांग्रेस कितनी जीतेगी इसके ऊपर डिपेंड मत करिए, हम कम से कम 30 से 32 सीट जीतेंगे। और अगर आप 30 से 32-35 सीट जीत जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। मेरा अपना कैलकुलेशन था, और जो 2024 में अगर बहन जी मेरी मानती तो शायद उसके आसपास ही रहता। तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। फिर मेहरबानी है प्रियंका गांधी जी की, उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया। राहुल जी का एहसान मुझ पर है कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, खड़ा किया। प्रियंका जी और राहुल जी मेरे नेता हैं, उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूँ, जीत करके आ गया हूँ। ये मेरी जर्नी है। चुनाव मैंने कांग्रेस से लड़े, मैंने चुनाव इंडिपेंडेंट में जीता था, उसके बाद जितने चुनाव लड़े वो मैं कांग्रेस से लड़े। कांग्रेस में वापस आने के लिए सबसे पहले आपने किसे कॉल किया? क्योंकि मेरा प्रियंका जी के साथ बहुत
मैं उनको अपनी नेता मानता हूँ। मैंने जब पार्टी से चला गया था तब भी मैंने, आपने किसी हर मेरे इंटरव्यूज में देखा होगा कि मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में हमेशा कहा उन जैसा कोई है नहीं। और इतना घूमने के बाद भी वही लफ्ज आते हैं जो मैं पहले कहता था वही अब है कि उन जैसा कोई नहीं, उन जैसा दिल किसी का नहीं है। क्या क्या ऐसी बात है जो वो सबसे अलग है है? उनका दिल, बड़े लोग हैं वो। देखिए उन राजा जो होता है, राजा का दिल भी इतना बड़ा होता है, वो बहुत बड़े लोग हैं। राहुल गांधी को आप राजा उनका मानते दिल हैं बहुत बड़ा है। राजा से मतलब क्या होता है? राजा से मतलब वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बतौर नेता? शासक की बात कर रहा हूँ, मैं बतौर नेता की बात कर रहा हूँ। उनका दिल बहुत बड़ा है। मुलायम सिंह जी का भी दिल बहुत बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना आपकी सबसे बड़ी गलती थी, और अभी मुलायम सिंह जी की भी तारीफ आप कर रहे हैं। नेताजी तो मैंने नेताजी के साथ काम किया है। नेताजी का व्यक्तित्व एक अलग व्यक्तित्व था। देखिए नेताजी अलग व्यक्तित्व के मालिक थे। नेताजी के, मैंने एक भी बार, आप बता दिए मैंने कभी नेताजी के बारे में कोई बात की हो? अखिलेश यादव से दिक्कत क्या है फिर? नहीं, अखिलेश जी के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, मुझे क्या दिक्कत होगी? अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी है उनकी देश के अंदर। फिर बात कहाँ बिगड़ी आपकी सपा में? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं बिगड़ी। बस अब उस बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं अपने घर में आ गया। कांग्रेस मेरा घर है, कांग्रेस में मैं आ गया। मैं यहाँ से कब्र में जाऊंगा, यही मैंने कहा था। अब मैं इतनी बात पे कायम। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ नजर आते हैं। आज भी जब प्रोटेस्ट हम देख रहे थे तो दोनों नेता सामने खड़े हुए थे एक साथ। मैं भी पीछे खड़ा था। और 27 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती दिखती है कि हम साथ हैं। अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बरकरार है और जिन्हें जाना है वो जाए, लेकिन हम साथ हैं। नज़दीकी भी काफ़ी बड़ी है हाल के दिनों में भी राहुल गांधी अखिलेश यादव की। इमरान मसूद को कैसी लग रही है ये जो अभी की राजनीति हो रही है सपा और अच्छी लग रही कांग्रेस है, के बीच में? अच्छी लग रही है। हम्म। बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। ये नहीं होगा कोई आदमी हमको ये कहेगा कि आपके पास आदमी नहीं है। क्यों नहीं है हमारे पास आदमी? हम अपने आदमी दिखा रहे हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, अपनी ताकत बना रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं। हम अपने संगठन के दम पर, अपने दम के ऊपर अपने आप को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं सुनेंगे कि आपके पास आदमी नहीं है। हमारा हर बूथ के ऊपर आदमी आपको दिखाई देगा आने वाले 3 महीने के अंदर। तो क्या प्लान है कांग्रेस पार्टी का? ठीक है, प्लान तो पार्टी जाने की। मैंने कहा पार्टी के सम्मान की बात, कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात। तो हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ेंगे। हमें ये नहीं, हमें कोई दूसरा आज ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम आपको ये सीट देंगे, हम आपको ये सीट देंगे। हम कोई भिखारी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। समझौता होना है तो समझौता इज्जत के साथ होता है। समझौता कोई भी होता है, किसी के साथ भी आपका समझौता हो रहा है तो आपका इज्जत के साथ होगा ना, इज्जत के साथ समझौता होगा। समझौते का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जा करके आपसे कहेंगे आप साहब हमें ये कर लो, आप हमें सामने, हमें नहीं। हम अपने आप में सक्षम, अपने आप को मजबूत करना है। देश के अंदर जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस विचारधारा को राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं, उसके वाहक तो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी लीड करते हैं कई बार, हम अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं वो लोकसभा में, और तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं। देखा है आपने कि राहुल गांधी की राजनीति में बीते कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है? आप मानते हैं ये बात? कई लोग कहते हैं। देखिए राहुल जी के अंदर आप बदलाव तो खुद ही देखिए ना। राहुल जी ने कोई भी बात कही हो, मैं पिछले 10 साल की बातें कर रहा हूँ, राहुल जी ने जो बात कही, अभी एक बात बताइए गलत साबित हुई हो। सबसे पहला फैसला नोटबंदी का आया। राहुल जी ने जो बोला था नोटबंदी पे, वो अक्षर अक्षर सही हुआ। राहुल गांधी जी ने जो बोला था कोरोना पे, सबसे पहले राहुल जी का मजाक बना रहे थे जो लोग। कोरोना में क्या हुआ था, लॉकडाउन और ये दुनिया भर का जो तमाशा देश में चला था, क्या था ये? अक्षर अक्षर सही। बेरोजगारी पे जो राहुल जी ने कहा, अक्षर अक्षर सही। राहुल जी ने जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोला कि देश की अर्थव्यवस्था हमारी उपभोक्ता बेस्ड अर्थव्यवस्था हो गई है, तो उसमें राहुल जी ने, हम पूरे देश विश्व के लिए बाजार बन रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भूल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं हमारा। हम तो दूसरों का माल लेकर के, बेच करके दूसरों को मुनाफा दे रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ रोजगार नहीं हो रहा है। चाइना ने प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है, तो चाइना के अंदर देखिए क्या हाल है।
हम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की बात ही नहीं करते हैं। तो जो राहुल जी ने कहा, जो मेक इन इंडिया आप शोर मचाते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया पे जो राहुल जी का विचार है आप उनको समझ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप शोर मचाते हो ना मेक इन इंडिया, सामान लाओगे चाइना से, यहाँ नट बोल्ट कसोगे और मेक इन इंडिया हो गया। मेक इन इंडिया नहीं है। मेक इन इंडिया तो एक एक चीज़ अगर आपके पास है तब मेक इन इंडिया है। बदलती हुई राजनीति के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी की अपनी राजनीति बदली है, उनका रोल चेंज हुआ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आज की तारीख में वो, क्या इमरान मसूद राहुल गांधी को आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जिस दिन प्रधानमंत्री होंगे वो देश के गरीबों के लिए ईद और दिवाली होगी। राहुल गांधी के दिल में किसी बड़े आदमी का दर्द नहीं है। राहुल गांधी के दिल में उस आदमी का दर्द है जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। आपको लगता है ऐसा होगा? होगा, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। कोई अजर अमर तो नहीं ना होता है दुनिया में, निश्चित रूप से होगा। जो कांग्रेस ने भी थोड़े समय में हम देखा है कि काफ़ी बदलाव किया है अपनी रणनीति में, खास तौर पर तब्दीलियां हुई हैं। अब इंदिरा भवन में लगातार बैठकों का दौर चलता है। राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय हैं, गुजरात को लेकर भी, बिहार को लेकर भी। ये जो सक्रियता राहुल गांधी दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा पार्टी को होगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा? अब निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जो कार्यकर्ता अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं उनके अंदर उत्साह का संचार होगा। कांग्रेस का जो हाल हुआ बीते चुनावों में, अलग अलग राज्यों में भी कर लीजिए बात, चाहे आप हरियाणा में कांग्रेस हारी, दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, अभी बिहार के चुनाव सामने हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हार गया। क्या वजह मान रहे हैं इमरान मसूद इसकी? इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस की अपनी कमी नहीं है? इलेक्शन कमीशन बता तो रहा हूँ मैं आपको। आपको नहीं लगता कि बतौर कांग्रेसी कुछ जो खामियां समय समय पर उजागर होती रहती है? मैं फ़र्ज़ के तौर पर हरियाणा का आपको एग्जांपल दूं, तो वहाँ पर जिस तरीके से पार्टी कई गुटों में बटी हुई नज़र आ रही थी, आपको नहीं लगता कि वो भी एक बड़ी चिंता की विषय है? वो भी चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। कैंडिडेट को ही नहीं लग रहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, वो चुनाव जीत गया। तो कुछ ना कुछ तो खेल है। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं? मैं पहले दिन से खड़ा कर रहा हूँ, आज नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से खड़ा कर रहा हूँ। ईवीएम हटाइए, देश बचाइए। आप बीजेपी पर भी काफ़ी हमलावर होते हुए नज़र आते हैं और कई बार हमने आपके बयान सुने हैं जिसमें आप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो मुस्लिम समाज के हक को छीन रही है, वक्फ कानून को लेकर। छीन लिया। हमारे हिस्से में क्या है? हमारे हिस्से में तो फ़कत नफ़रत बची है। हमारे हिस्से में सिर्फ नफ़रत बची है कि आप नफ़रत के भागीदार बनिए। हम अगर कावड़ियों की सेवा भी करना चाहें तो हमारे से सेवा भी नहीं ली जानेगी। हमारे हिस्से में तो सिर्फ नफ़रत आ रही है। आपने नफ़रत इतनी बोते हो हमारे खिलाफ, हमें नहीं समझ में आता क्यों आप नफ़रत बोते हैं। प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तब हमारा विकास कहाँ है? आपने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। जहाँ से कंप्यूटर मिलता है वहाँ की एड रोक देते हो, हमारे संस्थाओं को बर्बाद करने की बात करते हो, और जहाँ से कुरान मिलता है मदरसों के ऊपर उस पर बुलडोज़र चला देते हो। तो आप तो ना कुरान देना चाहते ना कंप्यूटर देना चाहते। आपने सारे हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी, माइनॉरिटीज़ का डिपार्टमेंट का बजट ख़त्म कर दिया। बिल्कुल जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनको तबाह करने की आप बातें करते हैं। आपने मौलाना आज़ाद फंड को ख़त्म करने का काम कर दिया। तो ये तो आपकी सरकार का काम है ना, तो आपकी सरकार का काम है। एएमयू को आप तबाह करना चाहते हो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जो इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है, उसके पास अपने प्रोफेसर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, रिसर्च स्कॉलर्स के स्कीम्स के लिए चलाने को पैसे नहीं है। हमें भी उसका मेंबर बनाया है बोर्ड, उसका कोर्ट का, आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। वक्फ को लेकर भी काफ़ी नाराज़ थे आप। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, अगर उसको सही तरीके से प्रबंधन कर दिया जाए तो हमें किसी सरकार के पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसको खुर्द-बुर्द करना है, उसके नाम पर नफ़रत बोनी है, नफ़रत खड़ी करनी है। अगर उसका ही प्रबंधन सही हो जाए हमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी। वक्फ को लेकर सरकार का ये कहना था साफ तौर पर कि वक्फ की ज़मीन को लेकर
काफ़ी धांधली और काफ़ी तरीके से आप देखिए कि करप्शन भी वहाँ पर हो रहा था। इस तरह की तमाम खबरें आती। सही बात है, धांधली करप्शन, मैं सब बात से सहमत हूं, लेकिन आपने तो उस धांधली और करप्शन को और बढ़ाने का काम कर दिया। आपने तो खत्म कहाँ करा, आपने तो उनके लिए रास्ते खोल दिए। आपने तो एडवर्स पोजीशन का रास्ता खोल दिया कि जाओ, जिसका कब्जा है वो कब्जेदार रहेगा। आपने क्या किया, आपने तो उनके लिए रास्ते खोल दिए, सजाएं कम कर दी। आपने तो रास्ते खोले हैं, आपने उसका प्रबंधन थोड़ी किया। आपने तो उसे और जितना बर्बाद था उसे और बर्बाद कर दो। मौजूदा सरकार से उम्मीद है इमरान मसूद को कि कुछ मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी होगी, क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि वो तो सबका साथ सबका विकास करती है। माफी के साथ नहीं। कोई उम्मीद नहीं है आपको? कैसे बदलेंगे हालात फिर? जिसने बनाए हैं वही बदलेगा। क्या हालात बदलना चाहते हैं आप? ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ 50 किलोमीटर के ऊपर बोली बदल जाती है। यहाँ 350 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये जातियों के जंजाल में जकड़ा हुआ देश है, लेकिन उसके बाद भी एक ही नारा रखता था यहाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये वतन हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कहाँ हम नफ़रतों के तूफ़ान के अंदर चले गए? कहाँ आप QR कोड लगाइए, अब ये करिए, आप इसके यहाँ से सामान ना लीजिए, आप इसके यहाँ से ये ना लीजिए। कहाँ हम चले गए उन नफ़रतों के अंदर? ये नफ़रतें हमें भी यहीं रहना, दूसरों को भी यहीं रहना। नफ़रतें रहेंगी तो अमन और सुकून ख़त्म रहेगा आपस में। लेकिन एक आरोप आप पर भी है, 2013 का आपका एक बयान, नफरती बयान। देखिए, आप तोड़ मरोड़ के कुछ भी किसी चीज़ को चलाए जाइए। जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं तो वो आदमी हूँ जो लाखों की भीड़ के अंदर खड़े होकर के अपनी बात को मजबूती से कहने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे कितना भी मेरे सामने मुखालिफ हो जाए। अगर सारी मजमा मुसलमानों का खड़ा हुआ है और एक हिंदू की हक़ की बात है, तो इमरान मसूद हिंदू के हक़ के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा, लेकिन उस हिंदू के हक़ की बात करेगा। और किसी के दबाव में आकर के अगर कोई मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं मुसलमान की ज़्यादती के लिए बोलूँगा, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। तो ये मेरी सोच है। मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और इसीलिए सच बोलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप क्योंकि कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए हैं, अब लग रहा है आपको आपका सही इस्तेमाल हो रहा है, पार्टी सही इस्तेमाल कर रही है आपका? तो क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? अब आप देखते तो हैं रोज़, ये जो आप मेरे साथ बैठी हैं, पार्टी की तो देन है ना। पार्टी मुझे इस लायक बनाती, ना आप मेरे साथ बैठती, तो इस्तेमाल ही तो हो रहा है। राहुल गांधी के साथ आप की बातचीत होती है, किस तरह से अभी मौजूदा स्थितियों को लेकर वो देख रहे हैं, खासकर अगर हम अभी 27 में होने वाले यूपी चुनाव की बात करें? देखिए, हम लोग तैयारी में लगे हैं। हमारा काम देखिए, मैं नीति निर्धारक नहीं हूँ पार्टी का। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक मामूली सा सिपाही हूँ। जहाँ उन्होंने मोर्चे पर भेज दिया वहाँ लड़ाई लड़ता हूँ। उन्होंने कहा संगठन सर्जन में लग जाओ, हम संगठन सर्जन में लग गए। इतनी बात है। और 27 में जब सपा और कांग्रेस अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो फिर स्टेज भी साझा होगा। जो जहाँ वो खड़ा करेंगे वहाँ खड़ा हूँगा मैं। कोई परेशानी नहीं है इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने में? नहीं, मैं अपने नेता के आदेश के ऊपर जो वो कहेंगे वो करूँगा। मुझे किसी चीज़ में कोई परेशानी क्यों होगी भाई? मैं अपने नेता को, जो मेरे नेता हैं, जो मेरे बॉस हैं, मैं उनकी बात मानूंगा। मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ, हाँ, हर चीज़ को मानूंगा। आने वाले वक्त में, अब क्योंकि आप सहारनपुर से सांसद तो हैं ही, अब आगे क्या सोचा है इमरान मसूद ने राजनीति सफ़र में? क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं सोचा। मैंने कभी सोचकर कुछ नहीं करता हूँ। मेरा जुनून है ये, लोगों के साथ मोहब्बत करना, लोगों के साथ खिदमत करना, काम करना, ये मेरा जुनून है। कुछ सोच के थोड़ी ना किया मैंने। अगर कुछ सोच के किया होता तो मैं कभी कुछ ना कुछ हो गया होता। मैं 10-12 साल जो मेरे संघर्ष के रहे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एज के ऊपर मैंने पॉलिटिक्स में संघर्ष किया है, तो वो ना होता मेरी ज़िंदगी में। तो कुछ सोचा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ आगे सोचा नहीं है कि ये बनना है या वो बनना है? यूपी के चुनाव को लेकर भी कुछ? ना, जो लागे बनाएगा वो बनूंगा, उसके अलावा क्या है? कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा। यूपी के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, उसके सामने आप चुनौती रख पाएंगे? योगी जी को चुनौती अपने आप से बहुत है, दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम अपनी सरकार बना लेंगे, बस हमारा सही तरह से इस्तेमाल हो जाए, हम सरकार बनाएंगे। लग रहा है आपको यूपी में आपके लिए कोई चांस है? हम बनाएंगे सरकार। 27 का चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे हम। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान जी तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए।
तो इमरान मसूद को सुना अभी आपने, तमाम विषयों पर खुलकर जवाब देने की उनकी जैसी आदत है, कुछ उसी तरीके से आज भी उन्होंने जवाब दिए। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।